नमस्कार। आज हम लोग अपने इतिहास विषय को देखेंगे। इतिहास में आधुनिक भारत के इतिहास में हमने आपको यूरोपियों के आगमन का जो चैप्टर था वो पूरी तरह से पढ़ा दिया है, जो कि 4 पार्ट में है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लेंगे। उसके बाद तब आप इस चैप्टर जिसमें हम लोग आधुनिक भारत के बंगाल के उदय और प्लासी के युद्ध को आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट में हम लोग बक्सर का युद्ध और बिहार में जो बंगाल में जो द्वैध शासन लागू होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आइए समय नहीं वेस्ट करते हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि बंगाल की लोकेशन पहले आपको समझा देता हूं मैं। यही देखिए इंडिया है। आप ये जानते हैं कि यहीं पे हमारा पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल के बाद एक देश जो इसमें अलग हुआ है यही बांग्लादेश है। तो उस समय हालांकि जब प्लासी का युद्ध होगा तो इस बंगाल में ये उड़ीसा, ठीक है, और यहाँ पर बिहार और झारखंड वाला एरिया, ये सब कुछ इस बंगाल में शामिल होंगे। लेकिन सन ये बात है 1700 ईस्वी की, ठीक है, जब बंगाल में सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल और ये बांग्लादेश का एरिया शामिल था। इसमें भारत का राजा कौन था, सम्राट कौन था, आप जानते हैं, औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब राजा था। जब इस बंगाल के एरिया में औरंगजेब राजा था तो इसने क्या किया कि इसी 1700 में ही एक वहां पर एक आदमी था जिसका नाम था मुर्शीद कुली खां। मैं लिख देता हूं, इसका नाम क्या था, मुर्शीद कुली खां। औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में ही मुर्शीद कुली खां को क्या किया था, तो दीवान बना दिया था। कहाँ का, इस बंगाल का। इसने ये कहा कि आप आज से मतलब 1700 ईस्वी से बंगाल के दीवान हो। दीवान का काम क्या होता है, राजस्व की वसूली करना। जो भी यहाँ से टैक्स निकाले जाएंगे उसकी वसूली कौन करता था, यही दीवान किया करते थे। और औरंगजेब ने क्या किया, 1700 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान बना दिया। यहीं से इनकी कहानी स्टार्ट हो जाती है। बंगाल कैसे एक स्वतंत्र राज्य बनता है हम यहीं से समझेंगे। जब 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खां को यहाँ का दीवान बना दिया तो फिर इस मुर्शीद कुली खां की निगाहें अब यहाँ पे जम गई। लेकिन वो ये जानता था कि जब तक औरंगजेब जिंदा है तब तक बंगाल को अलग प्रांत या अलग राज्य घोषित करना, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट काम है। ये शांति से बैठा रहा। जब औरंगजेब एक्सपायर हुआ तो भाई तभी भी मुगल एम्पायर बड़ा मजबूत था। आपको पता होगा कि सन 1707 में औरंगजेब एक्सपायर हो गया। इसके बाद कौन आया था, बहादुर शाह द्वितीय प्रथम, बहादुर शाह प्रथम गद्दी पे बना था, पता होगा। उत्तर मुगल काल का एक छोटा समय जो आप कहें तो राजाओं की जो एक श्रृंखला है उसको मैं बता दूंगा किसी अगले वीडियो में, इसमें समझिए। अब दूसरी घटना घटी 1717 में, ठीक है, 1717 में आप ये जानते हैं कि 1717 में राजा कौन था, फर्रुखसियर, जिसे घृणित कायर कहते थे। मैं ये सीधे इसलिए बताता हूँ कि आपको लाइन बाय लाइन याद होती रहे। 1717 में राजा कौन बना, फर्रुखसियर, और इसने क्या किया, ये जो दीवान थे ना इनको सूबेदार बना दिया। अब मैं बताता हूँ सूबेदार क्या है भाई। सूबेदार, सूबा मतलब एक जो प्रांत हो, जो इलाका हो। सूबेदार का मतलब एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री, किसी राज्य का जिस हिसाब से मुख्यमंत्री होता है सेम वही चीज सूबेदार होता है उस राज्य का। तो पहले तो ये दीवान था, आप ये कह सकते हैं कि पहले तो ये सिर्फ अर्थव्यवस्था पर ज्यादा ध्यान देता था, ठीक है। अब ये क्या बन गया, सूबेदार बन गया। सूबेदार बनने का मतलब है कि अब यहाँ के जो प्रशासनिक कार्य होंगे उस पर भी नजर कौन रखेगा, तो मुर्शीद कुली खां रखेगा। यहाँ से 1717 से अब इसका दिमाग क्या हो गया, घूम गया कि भाई अब हम सूबेदार बन गए हैं, दीवान से सूबेदार बन गए। यही जो आप कहें कि मुर्शीद कुली खां था, इसने क्या किया कि मुगलों को पैसा तो देता था, जैसे हम चौथ कह सकते हैं, पैसा उनको टैक्स देता था। लेकिन अब इसने क्या किया कि जो बंगाल था ना, ये बंगाल, इसको एक स्वतंत्र राज्य यहीं से इसने क्या कर दी, घोषणा कर दी। हालांकि ये अपने आप को बादशाह नहीं मानता था, मतलब काम ऐसा करता था कि मुगल इससे चिढ़े भी ना, डायरेक्ट युद्ध भी नहीं करे, और ये अपने सारे मनमाने काम कर सकता था। यही काम किया मुर्शीद कुली खां ने। इसलिए अगर प्रश्न आपसे ये पूछे
कि मुगलों से बंगाल को किसने आज़ाद कराया, तो आप क्या बोलेंगे, मुर्शीद कुली खान है। ठीक है। अब ये देखिए 1719 की एक घटना है, जब ये जो मुर्शीद कुली खां था, ये मुर्शीद कुली खां, इसने जो उड़ीसा का एरिया था ना, उड़ीसा का एरिया, ठीक है, 1719 में जो उड़ीसा का क्षेत्र था वो भी क्या कर लिया गया, इस मुर्शीद कुली खां ने बंगाल में शामिल कर लिया। ठीक है, ऊपर लिख देते हैं। अब जो सन मैं कह रहा हूँ इसको याद रखिएगा, हालांकि ये जो उड़ीसा को कब शामिल किया ये अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आप याद रख सकते हैं। मैंने एक बार का क्या कहा कि 1719 में उड़ीसा का जो एरिया था उसको मुर्शीद कुली खां ने क्या किया, अपने में मिला लिया। मुर्शीद कुली खां 1717 से, मैं लिख देता हूँ, 1717 से लेके 1727 तक, ठीक है, 1717 से लेकर 1727 तक बंगाल का सूबेदार रहा। आप कह सकते हैं कि नवाब कम सूबेदार ज्यादा था। इसके बाद जो दूसरा राजा आया वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, आप जानते हैं, सुजाउद्दीन इसका नाम था। ठीक है, सुजाउद्दीन इसका नाम था। ये 1727 से लेकर 1739 तक गद्दी पर बैठा, और आप कहें तो यहीं से हल्का फुल्का वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर चुके थे। घोषित वो स्वतंत्र पूरी तरह से नहीं किया था, यहाँ से हल्की हल्की स्वतंत्रता इनकी नजर आने लगी थी। अब घटना ये घटती है कि 1733 ईस्वी में जो बिहार का एरिया है, 1733 ईस्वी में जो बिहार का एरिया है, ये वाला एरिया मैंने जो पहले बताया था, इसको ये जो सुजाउद्दीन था ना, इसने बंगाल में मिला लिया। मैंने पहले क्या कहा था कि जो प्लासी का युद्ध होगा, ठीक है, तब जो बंगाल है वो सिर्फ बंगाल ना होकर के उसमें पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा और बिहार, झारखंड, ये जो एरियाज हैं ये कहाँ जाएंगे, पूरे के पूरे बंगाल के रूप में कंसीडर किए जाएंगे। एक तक जरा मैं आपको बता दूं कि जब ये मुर्शीद कुली खां था ना, इसने एक बड़ा महत्वपूर्ण काम किया था, मैं बताता हूँ। मुर्शीद कुली खां ने उस समय बंगाल की राजधानी थी ढाका। इस समय बंगाल की राजधानी ढाका थी। बंगाल की राजधानी ढाका को मुर्शीद कुली खां ने बदल कर अपने नाम पर मुर्शिदाबाद कर दिया था। क्या किया था, मुर्शिदाबाद। मुर्शीद कुली खां ने बंगाल की राजधानी ढाका को बदलकर क्या कर दिया, मुर्शिदाबाद कर दिया। 1727 में इनका गेम खत्म हो गया। सुजाउद्दीन 1727 से लेकर 1739 तक रहे और इन्होंने क्या किया, 1733 में बिहार को मिला लिया था। इतनी चीजें कंसेप्ट क्लियर हैं। आगे देखते हैं। आगे बड़ा महत्वपूर्ण शासक आता है जिसने बंगाल को पूरी तरह से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था, और आप कहें तो एक बंगाल का जो वास्तविक संस्थापक भी से हम लोग कह सकते हैं। जैसे उसका नाम क्या था, इसका नाम था अलीवर्दी खां। इसका नाम था अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां 1740 से लेकर 1756 तक रहा, और ये बड़ा दूरदर्शी शासक था। मैं जब आपको यूरोपीय के आगमन पढ़ाया था, मैंने बताया था अकबर के बारे में मैंने समझाया था कि अकबर क्या था, बहुत ज्यादा दूरदर्शी शासक था। सेम यही चीज यहाँ थी। ये भी बहुत अधिक दूरदर्शी था, ये जानता था कि जो ये अंग्रेज हैं और यूरोपीय कंपनियां हैं, ये अत्याधुनिक इनके पास हथियार हैं और ये हमें क्या कर सकती हैं, पूरी तरह से ले डूब सकती हैं अगर हम लोगों ने डिस्टर्ब किया। इसीलिए इसने क्या किया कि किलेबंदी करने से सबको रोक दिया। क्या किया इसने किलेबंदी करने से, चाहे अंग्रेज थे या फिर फ्रांसीसी थे, इन दोनों को किलेबंदी करने से क्या किया, अलीवर्दी खां ने रोका कि भाई आप हमारे राज्य में किलेबंदी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप व्यापार कीजिए, ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप क्या करेंगे, किलेबंदी नहीं करेंगे। अलीवर्दी खां। अब ये गेम बदला यहां से कि अलीवर्दी खां का कोई लड़का नहीं था, ठीक ना, इसकी 3 लड़कियां थीं। अलीवर्दी खां का 3 लड़कियां थीं, और इसकी जो एक बेटी थी उसका बेटा, मतलब इसको आप कह सकते हैं इसका नाम अलीवर्दी खां था। मैंने बताया ना कि 3 बेटियां थीं, और जो तीसरी बेटी थी ना, इसी का एक पुत्र था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। क्या नाम था, सिराजुद्दौला। अब देखते हैं क्या होती है आगे की कहानी। अलीवर्दी खां
56 में एक्सपायर हो गया। इसने अपनी जो पूरी मतलब आप कहें तो राजगद्दी थी वो तीसरी बेटी के पुत्र मतलब इसका जो नाती था, तीसरी बेटी का पुत्र, इसका जो नाती लगता सिराजुद्दौला, इसको उसने अपनी पूरी गद्दी दे दी। अब पूरी गद्दी देने के बाद पूरा नवाब इसको इसने बना दिया, कहाँ का, बंगाल का। तो भाई बाकी की जो 2 बेटियां हैं इन्हें तकलीफ़ होगी, ठीक है, इनके जो बेटे होंगे उनको भी तकलीफ़ होगी कि भाई नाती वही थोड़ी ना था, हम लोग भी तो नाती थे। अच्छा, ये चिढ़ थी इन दोनों लोगों को, किससे, सिराजुद्दौला से। दूसरी चीज़ कि इसका एक सेनापति था मीर जाफ़र, ठीक ना, इसका एक सेनापति था मीर जाफ़र, बड़ा मूर्ख टाइप का आदमी था। आप कहें तो कॉमन सेंस इसके पास नहीं था, एक्चुअली पूरी तरह से मूर्ख था। इसीलिए आज आप जानते हैं कि अगर कोई एग्ज़ाम होता है, मतलब किसी को कुछ अधिकारी बनाना है, कोई पोस्ट देनी, तो उसका एग्ज़ाम लिया जाता है ना। क्यों एग्ज़ाम लिया जाता है कि कहीं वो मूर्ख तो नहीं है, कुछ एबिलिटी उसके पास है कि वो उस गद्दी मतलब उस पद को उस संभाल सकता है कि नहीं संभाल सकता है, यही कारण है एग्ज़ाम्स का। तो सिराजुद्दौला पता नहीं क्यों मीर जाफ़र को अपना सेनापति बनाया था, शायद ये समझ नहीं पाया था कि ये गलती करेगा। अब देखिए आगे की कहानी होती क्या है, प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि है क्या, इसको हम समझते हैं। देखिए हुआ ये कि जैसा मैंने कहा था ना कि अलीवर्दी खान ने क्या कहा था, सिराजुद्दौला को उसने समझाया कि देखो ये यूरोपीय कंपनियां जो हैं ये बड़ी ख़तरनाक हैं, इनको किलेबंदी मत करने देना। जस्ट यही काम सिराजुद्दौला ने भी किया और यूरोपीय कंपनियों को कहा कि आप किलेबंदी न करें। इसने फ्रांस को भी रोका, मतलब फ्रांसीसियों को भी रोका और अंग्रेज़ों को भी रोका। हुआ ये कि फ्रांसीसी चंद्रनगर में किलेबंदी कर रहे थे, वो रुक गए, कहे कोई बात नहीं भाई नवाब है कह रहा है मान जाते हैं, छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन अंग्रेज़ थे, इन्हें माने नहीं और इन्होंने फोर्ट विलियम कोलकाता में एक किला बनाया जिसका नाम था विलियम। क्या नाम था, फोर्ट विलियम, ठीक है, इसका नाम था फोर्ट विलियम। अब जब फोर्ट विलियम बन गया, इस चीज़ से सिराजुद्दौला बड़ा कुपित हुआ और इसने क्या किया, तारीख बताता हूँ मैं आपको, 20 जून 1756, ठीक ना, 20 चूँकि 1756 में राजा ही बना था, बताता हूँ 1756 से 1757 तक था सिराजुद्दौला। ये 20 जून 1756 को क्या किया कि जो फोर्ट विलियम पर आक्रमण किया और 146 लोगों को 146 लोगों को 18 बाई 14 का एक कमरा था, 18 फुट चौड़ा 14 फुट लंबा, ऐसा एक कमरा था, ठीक है, लंबाई चौड़ाई कोई भी आप मान सकते हैं। तो एक 18 बाई 14 के कमरे में इसने क्या किया, 146 लोगों को बंद कर दिया। जब बंद कर दिया गया तो अगले दिन, देखिए 20 जून को बंद किया गया तो अगला दिन मतलब आप कह सकते हैं 21 जून। अब 21 जून को जब फिर कमरा खोला गया तो इसमें से सिर्फ 21 लोग बचे जिंदा, बाकी सब एक्सपायर हो गए। 21 याद करने में थोड़ी सी आसानी होगी, इसलिए मैंने डेट को क्लियर आपको बता रखा है कि 21 जून को जब दरवाज़ा खोला गया तो जिंदा कितने लोग बचे, 21 लोग बचे और इसमें से एक आदमी बचा था जिसका नाम था हॉलवेल। क्या नाम था, इसका नाम था हॉलवेल। अब हॉलवेल ने ही इस पूरी घटना की जानकारी दी और इस पूरी घटना को कहते हैं काल कोठरी की घटना। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं काल कोठरी की घटना। अब मैं आपको समझा दूं कि जो काल कोठरी की घटना थी इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको बता दूं कि काल कोठरी की घटना कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि ये सत्य है और कुछ ऐसा मानते हैं कि सिराजुद्दौला के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। अगर भाई लड़ाई करनी है तो बिना किसी कारण के, तो ये थोड़ी नहीं है कि बेफालतू कोई रास्ते में जाते रहे इसको एक झापड़ मार दें, ऐसा तो होता नहीं है, कुछ फॉल्ट होते हैं, कुछ काम वो करता है तब लड़ाई होती है। तो ये हॉलवेल ने, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि प्लासी के युद्ध की चिंगारी को भड़काने के लिए ये पूरी षड्यंत्र को रचा था, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं ये घटना सही है, जो भी रहा हो, खैर हमें पढ़ने से मतलब है। तो ये पूरी इस घटना को कहते हैं काल कोठरी की घटना। इस घटना के बाद मद्रास में बैठा था लॉर्ड क्लाइव, यही है मद्रास, लॉर्ड क्लाइव बैठा था। लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया, यहाँ से प्लानिंग लड़ाई करना स्टार्ट हो गया। अब इस लड़ाई करने के लिए आया, कहाँ पहुँचा था ये, उसको मैं बताता हूँ। ये लोग सभी लोग पहुँचे प्लासी के युद्ध में, ठीक है,
सॉरी प्लासी के मैदान में। अब देखिए प्लासी के मैदान में पहुंच तो गए, लेकिन इस प्लासी के मैदान में पहुंचने से पहले क्या क्या घटनाएं हुई इसको हमें समझना है। पहुंचे कहाँ ये? प्लासी के मैदान में। अब समझते हैं हम लोग। देखिए क्लाइव ये जानता था, ठीक ना, क्लाइव क्या जानता था? क्लाइव ये जानता था कि इनकी सेना 50,000 के आसपास की है, हमारी सेना 3,000 के आसपास की है, तो क्या हम 3,000 मिलकर इस 50,000 का मुकाबला कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, करना संभव नहीं है। इसलिए क्लाइव ने बड़ी चालाकी से बड़ी बुद्धिमानी लगाया। अब क्लाइव ने किया क्या कि इनका जो सेनापति था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया मीर जाफ़र, इसको भैया लालच दिया। कहा कि बंगाल वर्तमान स्थिति में भारत का सबसे समृद्ध राज्य है, तुम इसके सेनापति हो। जब सेनापति होकर तुम्हारे पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं, अगर हम तुम्हें, इस मीर जाफ़र को कहा उसने, अगर मैं तुम्हें यहाँ का नवाब बना दूँ तब तुम्हें कैसा रहेगा? भाई लालची प्रकृति का था, ये मान गया। मीर जाफ़र क्या हुआ? मान गया। मीर जाफ़र के साथ साथ ये क्या था मैं बताता हूँ, ये सेनापति था, ठीक ना। ये कौन था? सेनापति था। दूसरा था राय दुर्लभ। राय दुर्लभ ये सेना नायक था। क्या था ये? तो ये सेना नायक था। राय दुर्लभ को भी मीर जाफ़र ने कन्विंस किया, लॉर्ड क्लाइव ने कन्विंस किया कि भाई ये राजा के खिलाफ मत रहो, मेरे साथ मिल जाओ, तुम्हारा कुछ न कुछ फ़ायदा होगा। अब देखिए मीर जाफ़र हो गए, ये सेनापति था। सेनापति सेनानायक का अंतर बता दो। सेनापति पूरी समस्त सेना का एक इंचार्ज, मतलब आप कहें तो मेन इंचार्ज होता है, और जो सेनानायक होगा, ये जो पूरी सेना है ना, ये कई पार्ट में डिवाइड होती है, तो किसी एक पार्ट का जो मेन इंचार्ज होगा उसे क्या कहेंगे? सेनानायक कहा जाता था। तो मीर जाफ़र, राय दुर्लभ, और उस समय एक अंबानी थे। अंबानी का मतलब इस समय मतलब बंगाल के एक अमीर आदमी थे जिनका नाम था अमीर चंद, ठीक है, अमीर चंद। आप भी जानते हैं कि राजनीति जो है उसमें पैसों वालों का बड़ा गेम रहता है। जस्ट वही कंडीशन उस समय भी थी। अमीर चंद और मानिक चंद, मानिक चंद, ये दो लोग ऐसे थे जो उस समय के व्यापारी थे, एक बिजनेसमैन थे। ये लोग भी क्या किए? इसके खिलाफ, किसके? सिराजुद्दौला के खिलाफ इन लोग भी मिल गए। इसके साथ साथ आप जानते हैं इनकी एक मौसी भी थी जिनका नाम था घसीटी बेगम। मैंने बताया था इनकी दो मौसियाँ थी, तो उसमें एक मौसी थी घसीटी बेगम। इससे भी दुख था भाई कि मेरे बेटे को राजा नवाब न बनाकर बहन के बेटे को नवाब बना दिया गया, ये भी खफा थी। अब इतने लोग, एक थे शौकत जंग, मैं लिख देता हूँ जिनका जिनका नाम याद है, शौकत जंग। अब इतने लोगों ने क्या किया? इन सिराजुद्दौला के खिलाफ हो गए, ठीक है। सिराजुद्दौला के जब ये लोग खिलाफ हो गए तो अब ध्यान देने वाली बात है कि सिर्फ एक दो लोग आदमी थे। एक था मीर मदान, मैं लिख देता हूँ मीर मदान, ये भी एक प्रकार का सेनानायक ही था। यही सिर्फ सिराजुद्दौला के साथ रहा। अब जब प्लासी के युद्ध में, मतलब प्लासी के मैदान में दोनों सेनाएं आपस में पहुंचती हैं, सिराजुद्दौला की सेना 50,000 की और लॉर्ड क्लाइव की सेना 3,000 की। पिक्चर्स में आप देखते हैं जैसे कहते हैं ना आक्रमण, ऐसा आक्रमण हुआ होगा। जब ये युद्ध छिड़ा तो सिराजुद्दौला ने ये देखा कि उसकी जो 50,000 की सेना है वो कुछ रिएक्शन ही नहीं दी, कोई रिएक्शन नहीं आया, कोई आगे नहीं बढ़ा, और एक प्रकार से ये कहा जाता है कि युद्ध यहाँ पे हुआ ही नहीं। ये एक प्रकार की चीटिंग की गई थी सिराजुद्दौला से। तलवार, भाला, बर्छी जो भी रही होगी, किसी चीज़ का प्रयोग ही नहीं हुआ। अब मजबूरी में ये जो सिराजुद्दौला था इसको भागना पड़ा, और इसका जो सेनापति था मीर जाफ़र, इसका बेटा, ठीक ना, इसका बेटा ने क्या किया? इस सिराजुद्दौला को मार डाला। इसीलिए कहा जाता है कि जो प्लासी का युद्ध था ये किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं था, ये एक्चुअली एक प्रकार की चीटिंग की गई थी सिराजुद्दौला के साथ। समझ में आ रही है? ये थी प्लासी की पूरी कहानी। अब थोड़ा सा जो जीएस के हिसाब से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसको मैं आपको समझा दूँ। ये तो मैंने आपको कहानी बताई, जीएस के प्रश्न मैं आपको समझा देता हूँ कि जो घटना हुई थी ना, ये हुई थी 23 जून 1757 को। कहाँ हुई थी? 1757 को। अच्छा, मैदान कौन था? प्लासी था। और ये ज़िला एक इस समय नदिया ज़िला है पश्चिम बंगाल में, ठीक ना। नदिया ज़िला कहाँ है भाई? पश्चिम बंगाल में ये नदिया ज़िला है, इसी में प्लासी का मैदान है। और ये जो प्लासी का मैदान है ये भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। ये इसके महत्वपूर्ण फैक्ट थे। बात आप समझ रहे होंगे।
ये हो गई प्लासी की कहानी। प्लासी के युद्ध के बाद ही अंग्रेजों का पूरी तरह से वर्चस्व भारत पर बना। बंगाल पर तो पूरी तरह से बन गया, क्योंकि भारत का जो सबसे पावरफुल हिस्सा था, जो सबसे मेन हिस्सा था, वो तो ये कब्जे में अपने ले लिए। यहीं से इनका राजनीतिक हस्तक्षेप, जो कि सबसे प्रथम प्रारंभिक हस्तक्षेप राजनीति का यहीं बंगाल ही था। बंगाल के बाद वो धीरे धीरे मैसूर पर जाएंगे, मराठाओं के साथ युद्ध करेंगे, सिखों के साथ युद्ध करेंगे, ठीक है। ऐसा आगे वो चलता रहेगा। जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे मैंने आपको कोशिश की इस वीडियो लेक्चर में बताने के लिए। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा सकते हैं जो ऑथोराइज्ड हो, आप उससे क्वेश्चंस करेंगे, आप ये देखेंगे, आप ये पाएंगे कि आप 80 से 90% क्वेश्चंस इन वीडियो लेक्चर से ही कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि आपके प्री एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही सफिशिएंट होगा। क्लियर है? जो भी आपको समस्या होगी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बक्सर की लड़ाई, बंगाल में द्वैध शासन को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।